है कि मैंने पहली लड़की को मारा और उसको अपने किचन में जाके कुकर में बनाया और खा लिया। अब ऐसी बात किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे केस की जिसमें एक अय्याश मालिक और एक निर्भक्षी नौकर जो बच्चों को मारकर खा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निठारी हत्याकांड की। ये कहानी है दिल्ली से सटे नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी की। जनवरी 2006 अचानक वहां से कुछ बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की उम्र लगभग किसी की 8, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल। इस एज ग्रुप के बच्चे वहां से अचानक गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ लड़के कुछ लड़कियां। ये सिलसिला यूं ही 2-3 महीने चलता रहता है। तो उन बच्चों के पेरेंट्स निठारी पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं। पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट लिख लेते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो सब गरीब लोग थे। वो छोटी मोटी नौकरियां करते थे। कोई अपना रिक्शा चलाता था, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता था, कोई किसी के यहाँ खाना बनाने जाता था। तो सब लोग गरीब थे। तो पुलिस वाले उनकी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कुछ समय निकल जाता है और जनवरी से मई आ जाता है। तभी 7 मई को पायल नाम की लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी उम्र थोड़ा उन बच्चों से ज़्यादा होती है। वो करीब 15-16 साल की बच्ची होती है। अब उसके गायब होने के बाद उसके पिता नंदलाल पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। और पुलिस वालों के पास इस तरह के केस कुछ पहले से ही थे। अब वो कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके माता पिता को कह देते हैं कि आपकी लड़की है, किसी लड़के के साथ भाग गई या किसी दोस्त के साथ चली गई और वापस आ जाएगी। अब पुलिस वाले भी ऐसा कह के उनको वहाँ से टरका देते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन इस तरह का पुलिस नहीं ले पाती। अब नंदलाल दूसरी बच्चों के माता पिता की तरह नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने किसी वकील से मुलाकात की और सेशन कोर्ट चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने याचिका दायर की कि उन्होंने सब चीज़ें बताई कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे गायब हो गई है। वहाँ और भी लोग, और भी बच्चे हैं, वो भी गायब हो गए हैं, लेकिन पुलिस वाले ना तो किसी की रिपोर्ट लिख रहे हैं और ना ही उसमें कोई जाँच में सहयोग कर रहे हैं। ये सुनकर सेशन कोर्ट पुलिस वालों को आदेश देती है कि इनकी FIR लिखी जाए और इनके मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन लोगों की हेल्प की जाए। अब FIR लिखने के लिए चाहिए एक नाम, क्योंकि FIR किसी के नाम पे लिखी जाएगी। अब यहाँ से नंदलाल ने कुछ खुद से ही इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी। उसने अपनी बेटी को खोजने की कुछ कोशिश की, तो उसने कुछ क्लू निकाले हुए थे। अब यहाँ से वो क्लू जो है बताना पुलिस वालों को शुरू करता है। तो वो बताता है कि पायल 7 मई को रिक्शा पकड़ती है अपने घर से और नोएडा सेक्टर 31 में स्थित D5 कोठी के पास उतरती है। अब उतरने के बाद वो रिक्शे वाले को बोलती है कि आप 5 मिनट रुको, मैं आपको पैसा लाके अभी देती हूँ, और उस कोठी के अंदर चली जाती है। अब रिक्शे वाला उसका बाहर आने का वेट करता है कि कब वो लड़की आएगी और उसको वो पैसे देगी। अब उसको वेट करते हुए काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन वो लड़की बाहर नहीं आती है। अब काफ़ी देर जब हो जाती है तो रिक्शे वाला जाके उस घर की बैल बजा देता है। और जब रिक्शे वाला बैल बजाता है तो अंदर से एक व्यक्ति निकल के आता है। तो रिक्शे वाला उससे पूछता है कि अंदर एक लड़की गई थी जो कि मुझे यहाँ खड़ा करके गई है, उसको पैसे देने, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आई है। तो वो जो अंदर से व्यक्ति निकल कर आता है वो बोलता है कि यहाँ तो कोई ऐसी लड़की नहीं है, वो तो चली गई। तो रिक्शे वाला बोलता है कि मैं तो तब से गेट पे ही खड़ा हूँ, मैं गेट से कहीं गया नहीं हूँ, तो वो लड़की कब चली गई, यहाँ से कब चली गई? तो वो कहता नहीं, वो लड़की चली गई। अब ये सुनकर रिक्शे वाला भी वहाँ से चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वो जो व्यक्ति बाहर निकल के आता है उसका नाम था सुरेंद्र कोहली। जैसे कि वहाँ सब लोग गरीब थे, कोई रिक्शा चलाता था, कोई कुछ करता था। तब नंदलाल को पता चलता है कि वो रिक्शे में बैठ के गई थी, तो वो उस रिक्शे वाले को ढूंढ लेता है और रिक्शे वाला उसको बता देता है कि मैंने इसको इस कोठी के बाहर छोड़ा था। अब 7 मई को नंदलाल ने वो सारी चीज़ें एक FIR में लिख के पुलिस वाले को पहले से दी हुई थी कि इस कोठी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ से मेरी बेटी गायब हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये सब चीज़ें नंदलाल कोर्ट में भी देता है। तो पुलिस वालों को एक नाम मिल जाता है कि किसके नाम उन्हें रिपोर्ट करनी है। अब चूंकि उस कोठी का जो मालिक था उसका नाम होता है मुनिंदर सिंह पंडेल, जो कि एक बहुत रईस आदमी होता है, करोड़ों की संपत्ति होती है, बाहर विदेश आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे उनसे भी उसकी जान पहचान उठ बैठती। तो जब उसको पता चलता है कि उसके नाम इस तरह से रिपोर्ट हुई है, तो वो क्या करता है, इन सब मुद्दे को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चला जाता है और वहाँ जाकर अपील डालता है कि मेरे खिलाफ़ ये सब गलत चीज़ें हैं, सही नहीं है और मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट भी, जो सेशन कोर्ट होता है, उसकी बात को आगे रखते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो वहाँ से जो है उसका कोई सोल्यूशन उसको उसकी रिपोर्ट का नहीं मिलता। अब ऐसे करते करते समय निकल जाता है। बात आ जाती है दिसंबर 2006। अब
पुलिस वालों की पंडेल से जान पहचान थी, वहाँ का जो आसपास का थाना था उन सब से जान पहचान उसकी थी, उन लोगों से। तो पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। अब जब एफआईआर हो जाती है तो वहाँ बाकी जो माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे गायब होते हैं उनको भी थोड़ी सी हिम्मत आती है, वो भी नंदलाल के पास आते हैं। तो फिर नंदलाल कहते हैं कि भाई आप लोग भी जो है पुलिस थाने जाइए और अपनी जो बच्चे आपके गायब हुए हैं उसके लिए पुलिस वालों पर प्रेशर डालिए। तो वो लोग भी थाने चले जाते हैं और पुलिस वालों का घेराव करने लगते हैं। अब चूंकि पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, क्योंकि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ था आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है और पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, अब पुलिस वाले भी इसको थोड़ा सा सीरियस लेते हैं। अब वो भी अपनी जांच शुरू करते हैं और जांच में एक बात सामने आती है कि जो भी बच्चे गायब हो रहे हैं वहीं से गायब हो रहे हैं, उसी जगह से हर बच्चा गायब हो रहा है। ना तो कोई उसके आगे से गायब हो रहा है, ना उसके पीछे गायब हो रहा है, सब लोग सेम एक ही जगह से गायब हो रहे हैं। क्योंकि किसी भी बच्चे को किसी भी इंसान ने ना तो स्कूटी से आगे देखा ना पीछे देखा, लेकिन जहाँ भी बच्चे गायब हुए हैं वो स्कूटी के सामने से ही गायब हुए। तो उसमें कुछ अच्छे पुलिस वाले भी थे, तो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जिससे पता चला कि इस कोठी में 2 लोग रहते हैं, मुनेंद्र सिंह पंडेल और सुरेंद्र कोहली। तो जांच में पता चलता है मुनेंद्र सिंह पंडेल जो है 2003 में यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी फैमिली पंजाब में शिफ्ट हो गई तो वो वहाँ कभी कभी आया करता था। और सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड का रहने वाला था, वहाँ उसके बीवी बच्चे थे। लेकिन सन 2000 में वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ जाता है और किसी कर्नल के साथ वहाँ वो नौकरी करता है। लेकिन 2003 में पंडेल वहाँ आ जाता है और उसे एक भरोसेमंद नौकर की ज़रूरत होती है, तो सुरेंद्र कोहली को वो अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। अब पंडेल तब भी वहाँ आता था तो उसके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनके जरिए वो फ़ोन करके लड़कियाँ अपने यहाँ बुलाता था। लड़कियाँ रात भर रुकती थी और सुबह चली जाया करती थी। तो 2003 से ये सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन वहाँ जो बच्चे गायब होने स्टार्ट हुए वो 2006 से गायब हुए। जब पुलिस वालों पर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर आता है तो वो लोग D5 में चेकिंग करने के लिए चले जाते हैं। तब वो अंदर जांच करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब वो जांच करने के बाद वापस आ जाते हैं। अब उस कोठी की एक अजीब बात ये थी कि उस कोठी के बैक साइड में एक नाला बहता था जिस पर किसी की निगाह नहीं जाती थी, और उस कोठी के बैक साइड में ऊपर से लेके नीचे तक एक लोहे का जाल लगा हुआ था, तो उस नाले पे किसी का ध्यान जाता नहीं था। तो पुलिस वालों को भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है, वो लोग भी चले जाते हैं। अब जब एफआईआर वगैरह हो जाती है, जांच हो रही होती है, तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं थोड़ा सा वो भी एक्टिव हो जाते हैं कि भाई D5 में कुछ तो है, पुलिस आई है, जांच हो रहा है, कुछ तो ऐसा है। अब वहाँ कुछ घर और भी ऐसे थे कि जिनके बैक साइड से वो नाला बहता था। अब एक व्यक्ति अचानक से वहाँ देखने चला जाता है तो उसको कुछ अजीब लगता है कि एक नाले में कुछ पॉलीथीन्स, जैसे उनमें कुछ बंधा हुआ हो, बहुत सारी पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, पूरे नाले में बहुत सारी पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं। अब ये देख के वो थोड़ा सा उसको लगता है कि भी कुछ तो इसमें है। अब वो एक दिन कुछ बीट ऑफिसर्स जैसे चक्कर वगैरह लगा रहे होते हैं, तो एक बीट ऑफिसर को वो बताता है कि भाई इस पॉलीथीन में कुछ गड़बड़ है। अब वो बीट ऑफिसर कहता है कि चलो मुझे निकाल के तुम ही उस पन्नी को दिखाओ। तब वो व्यक्ति उस पन्नी को निकालता है तो ये देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें इंसानी पैर कटा हुआ होता है। अब ये देखकर पुलिस वाला अपनी टीम को फ़ोन करता है, उनकी टीम आती है और सफाई वाले को उसमें उतारा जाता है। तो लगभग 40 पिन्नियाँ उसमें से बाहर निकाली जाती हैं। अब जब पिन्नी को खोल के देखा जाता है तो उन पिन्नियों में किसी में हाथ, किसी में पैर, किसी में गर्दन, लेकिन जो इंसान का जो धड़ होता है बीच वाला हिस्सा वो किसी पॉलीथीन में नहीं मिलता। तो उसमें 17 सर मिलते हैं जो कि 17 बच्चों के थे। उसमें कोई लड़के थे, कोई लड़की थी। अब इस कत्लेआम की मीडिया तक खबर पहुंच चुकी थी, सबको इसकी जानकारी थी। तो अब उन दोनों को उठा लिया जाता है और उठा के पुलिस थाने ले जाया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ में कोई भी व्यक्ति कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं होता। दोनों में से कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता, जैसे कि उन लोगों ने कुछ किया ही ना हो। उसके बाद घर की दोबारा सही से तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर पायल का मोबाइल मिल जाता है जो कि स्विच ऑफ होता है। अब मुनेंद्र सिंह पंडेल को ये बताया जाता है तो वो बताना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ आता था और मैं फ़ोन करके लड़कियाँ बुलाता था और मैं पूरी रात उनके साथ रुकता था और सुबह चला जाता था। और बाकी उसकी फ़ोन डिटेल से भी ये सब चीज़ें मिली कि वो वहाँ लड़कियाँ जो हैं बुलाता था और वो ये सब वहाँ करता था।
तो उसने इतना ही बताया। फिर उसने कहा कि बाकी इन मामलों से, किसी मर्डर से, किसी को मारने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने ये सब चीज़ें की हैं, लड़कियों को बुलाना, ये सब करना, बट मैंने कभी किसी नाबालिग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहना था मुनिंदर सिंह पंडेल का। अब लेकिन सुरेंद्र कोहली कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। अब उसके लिए पुलिस वालों ने कुछ उल्टा सीधा उसको ऐसा बोला कि भाई मुनिंदर सिंह पंडेल ने तेरे बारे में कुछ ऐसा बता दिया है कि जिसकी वजह से वो तो बच जाएगा लेकिन तू फंस जाएगा। अब ये सुनकर सुरेंद्र कोहली कुछ बताना स्टार्ट करता है। तो उस रूम में जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है वहाँ 3-4 पुलिस वाले होते हैं। जैसे ही वो एक बात बताता है तो वो सारे के सारे पुलिस वाले मतलब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ बाहर जाकर कुछ लोगों का दिमाग एकदम सुन और कुछ लोगों को वहाँ उल्टी होती है। अब किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती कि अंदर चला जाए, क्योंकि उसने बोला ही कुछ ऐसा था। वो बोलता है कि मैंने पहली लड़की को मारा और उसको अपने किचन में जाके कुकर में बनाया और खा लिया। अब ऐसी बात किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। अब बड़ी हिम्मत करके पुलिस वाले अंदर उसकी बात सुनने जाते हैं तो बताता है कि भाई एक बार मुनिंदर सिंह पंडेल जो है जहाँ से वो लड़की बुलाता है उनको फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन कोई लड़की उसके पास नहीं आती। तो वो सुरेंद्र कोहली से बोलता है कि भाई आज मेरे पास कोई लड़की नहीं है, और मुनिंदर सिंह पंडेल को बेचैनी हो रही होती है। तो वो सुरेंद्र कोहली से तब कहता है तो हाँ, सुरेंद्र कोहली उसके लिए कोई लड़की बुलाता है। अब पंडेल को सुबह जल्दी निकलना होता है तो वो सुरेंद्र कोहली को बोल के जाता है कि सुबह इसको रिक्शा करा देना और भेज देना। जब पंडेल चला जाता है तो सुबह सुरेंद्र कोहली उस लड़की के पास पहुंचता है, उसको बोलता है कि मुझे भी वो सब करना है और मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन वो लड़की उस पर कुछ ऐसा टोंट मार देती है जो उसको पसंद नहीं आता। तो इसके चलते वो उसका गला घोंटकर मार देता है। मारने के बाद वो उसकी बॉडी के साथ रेप करता है और उसको अपने बाथरूम में ले जाता है, और बाथरूम में ले जाकर उसको 3 हिस्सों में काट देता है और उसको काट कर अपने किचन में बनाता है और खा लेता है, और बाकी बचे हुए हिस्सों को पॉलीथीन में बांधकर पीछे नाले में फेंक देता है। अब उसके मुंह खून लग जाता है और वो क्या करता है कि टॉफ़ी लेकर अपनी बाहर जाता है, बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। तो जो भी बच्चियां लड़कियां उसको टॉफ़ी देता है, और वो बच्चियां लालच में और टॉफ़ी के चक्कर में उसके साथ अंदर आ जाती हैं। वो उनको अंदर लेता था, उनके साथ गलत काम करता था और उनको काट कर मार कर खाता था। अब वो यही सब करता था। लगभग 17 बच्चों को उसने इस तरह से मारा। अब कोहली से पूछताछ के बाद जो है D5 के पीछे नाले में खुदाई की गई तो वहाँ बच्चों के नरकंकाल पाए गए। बच्चों के खून से जनी कोठी आज खंडर बन चुकी है। अंदर खड़ी पंढेर की कार पर धूल की परतें चढ़ी हुई हैं। गेट पर झाइयाँ उग गई हैं। कोठी से चंद कदम की दूरी पर चाय बेचने वाले बताते हैं कि लोग इस कोठी को तो भूल गए, लेकिन पंढेर और कोहली की कहानियाँ आज भी जिंदा है।